Dear students of English literature, today our topic is The Merchant of Venice. स्टूडेंट्स आज हिंदी वर्जन लेक्चर 13 में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्ट 4 सीन फर्स्ट, जो कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अपने इस एकेडमिक्स और लिटरेचर और ग्रामर को जारी रखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। आइए शुरू करते हैं एक्ट 4 सीन फर्स्ट। स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार बताया है कि किसी भी एक्ट और सीन की स्टडी करने के लिए वह कहाँ पर हुआ, क्या कैरेक्टर्स उसमें थे और क्या विषय वस्तु उसकी रही है, जानना ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि इसमें यहाँ पर कोर्ट ऑफ द ड्यूक इन वेनिस है। एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशियनो, सेलेरियो और ड्यूक इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। कंटेंट्स में हम देखते हैं कि ड्यूक अंदर एंट्री करते हैं और एंटोनियो रेडी है, उसे पता है कि आज उस पर मुकदमा उसके बॉन्ड के अगेंस्ट जाना है। ड्यूक उससे कहते हैं क्या तुम तैयार हो? एंटोनियो कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। एंटोनियो से बात करने के बाद शाइलॉक से बात की जाती है, जो कि आप पाएंगे कि वह एडमेंट है, अड़ा हुआ है अपने 1 पाउंड फ्लैश ऑफ एंटोनियोज बॉडी लेने में। आइए देखते हैं। जैसे कि आपको पता था कि ये सीन खुलता है कोर्ट में और ये बहुत ही मूविंग सीन है, बहुत ही असर डालने वाला सीन है और ये पूरे प्ले का एक बहुत अहम सीन है जिसको हम ट्रायल सीन के नाम से भी जानते हैं और आपके सामने इस पर क्वेश्चन आता है। हम यहाँ पर ड्यूक को एंटर करते हुए देखते हैं, उनके साथ कुछ वहाँ के भारी भरकम जिम्मेदार लोग मौजूद हैं और अंदर एंट्री होती है एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेशियन और सेलेरियो की और उनके साथ कुछ दूसरे गणमान्य लोग भी हैं। ड्यूक एंटोनियो से कहते हैं कि क्या आप अपने मुकदमे के लिए तैयार हैं? एंटोनियो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। इस समय ड्यूक हमदर्दी रखते हैं एंटोनियो से और वह चाहते हैं कि इस सज्जन आदमी को बचाया जाए जो कि दुर्भाग्य से कनिंग शाइलॉक के हाथों फंस गया है, उसके जाल में फंस गया है। वह कहते हैं कि ड्यूक कहते हैं एंटोनियो से कि उन्हें बहुत अफसोस है कि एंटोनियो के साथ ऐसा हो रहा है और वह पूरी कोशिश करेंगे कि उसके जो अपोनेंट है, जो विरोधी है, उसको ह्यूमैनिटी सिखा पाएँ और वो ह्यूमन एक्ट से बचा लें, इनह्यूमन एक्ट से बचा लें। एंटोनियो ड्यूक का इस बात पर धन्यवाद देता है और वह इस बात के लिए भी धन्यवाद देता है कि ड्यूक ने एंटोनियो के बारे में इतना सोचा। और फिर शाइलॉक को बुलाया जाता है और ड्यूक को कहते हैं शाइलॉक से कि भाई आप थोड़ा सा विनम्र बन जाएं, थोड़ा दया के महत्व को समझें। लेकिन एंटोनियो का जो विरोधी, जो शत्रु है, वह इतना पत्थर दिल है कि उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता है। एंटोनियो ड्यूक से कहता है कि वह सब कुछ फेस करने के लिए तैयार है। शाइलॉक चार्जेस इन अ काम एंड क्वाइट मैनर, यहाँ तक कि वह शाइलॉक के किसी भी तरह के इल्ज़ाम को सुनने के लिए तैयार है। ड्यूक शाइलॉक को बुलवा करके बात करते हैं, जैसा कि अभी बताया, और अपील करते हैं, लेकिन शाइलॉक के ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं है। शाइलॉक कहता है कि वो कोई मर्सी दिखाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ड्यूक शाइलॉक से ये उम्मीद जताने की कोशिश करते हैं कि शाइलॉक किसी की मजबूरी को आप समझें और बजाय 1 पाउंड मांस काटने के आपको तो इतना करना चाहिए कि वह व्यक्ति जो आपके धन को देने में इस समय अक्षम है, वह दे नहीं सकता, तो आप उसके न केवल 1 पाउंड फ्लैश को छोड़ दें बल्कि उसके जो रुपया उसने उधार लिया है उसमें भी आप कटौती कर दें, क्योंकि वह जानता है कि एंटोनियो को काफ़ी नुकसान हुआ है। ज्यू हावेवर इज़ बेंट अपॉन हैविंग अ पाउंड ऑफ फ्लैश। यू नो स्टूडेंट्स, ड्यूक अभी भी अड़ा हुआ है कि नहीं, उसे तो फ्लैश 1 पाउंड चाहिए ही। वह ड्यूक से कहता है कि उसने ये केस उसके समक्ष इसलिए रखा है क्योंकि उसके पास एक लीगल बॉन्ड है और उसने शपथ ली है कि वह अकॉर्डिंग टू बॉन्ड जाकर रहेगा, वह बॉन्ड पूरा करवा कर रहेगा। अगर ड्यूक फेल होता है इस जस्टिस को देने में तो ईश्वर का अभिशाप, ईश्वर की लानत उसके राज्य पर पड़ेगी और इसका नुकसान ड्यूक को उठाना पड़ेगा। अब ड्यूक ये जानना चाहता है कि भाई तुम्हें 1 पाउंड फ्लैश ही क्यों चाहिए? इस पर शाइलॉक भड़क करके कहता है ये उसकी सनक है, वो पागल हो गया है, वो अपनी आत्मा को संतुष्ट करना चाहता है, ठीक है, और उसे हर हालत में
1 पाउंड मास चाहिए। और ये उसका हर राइट है, ये उसका राइट है कि उसके पास बॉन्ड है और उसको वह मास लेने दिया जाना चाहिए। और वह कई सारे लॉजिक और तर्क रखता है। वह कहता है कि मान लीजिए किसी के घर में चूहे हो गए हैं और वह एक चूहे को मारने में चाहे 10,000 डकेट्स लगा दे, ये उसका पर्सनल विचार है। दूसरा 10,000 डकेट्स एक चूहे को मारने पर खर्चा करने में उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कर सकता। और वह कहता है कि हर आदमी की अपनी अलग अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं। हर आदमी किसी चीज़ को पसंद करता है और किसी को पसंद नहीं करता, अपनी नेचर के अनुसार। शाइलोक का यहाँ पर कहने का मतलब है कि एंटोनियो के प्रति हो सकता है कि ड्यूक के मन में प्यार हो, लेकिन शाइलोक के मन में तो प्यार है नहीं। तो शाइलोक कैसे किसी को मजबूर कर सकता है अपने जैसी बात सोचने के लिए? अगर शाइलोक मन में क्रूरता रखता है एंटोनियो के लिए, तो ये ड्यूक का अपना विचार है कि वे विनम्रता रखें। वह ड्यूक को अधिकार नहीं कि वे किसी को बदले। बेसेनियो यहाँ पर कहता है कुछ और, लेकिन जो क्लेवर ज्यू है वह बेसेनियो की बात को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे उसने सुना ही नहीं है। और वह बेसेनियो से कह देता है कि मुझे किसी के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ड्यूक उससे पूछते हैं कि वह कैसे बिना दया दिखाए अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरे की दया की उम्मीद कर सकता है। इस पर ज्यू कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, और जैसे ड्यूक के पास अपने नौकर हैं, अपने चाकर हैं, उसी तरह से उसका बॉन्ड, एंटोनियो का बॉन्ड फॉर फ्यूचर होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद, डेट निकलने के बाद, इस तरह से शाइलोक का भी अपना अधिकार है कि वह एंटोनियो को अपना गुलाम बनाए और यूज़ करे, जैसे कि ड्यूक अपने गुलामों का ही यूज़ करते हैं। अब उसको फोर्स नहीं किया जा सकता मर्सी दिखाने के लिए। अगर ड्यूक मना करते हैं तो यह उनके न्याय पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा और वेनिस के इतिहास का एक बहुत ही कलंक होगा। अब यहाँ पर यह डिक्लेयर हो जाता है कि ड्यूक समझाने में शाइलोक को असफल रहते हैं और वो कहते हैं कि यह मुकदमा कुछ दिन के लिए मुलतवी किया जाता है जब तक कि बेलेरियो पोडा के एक नामी वकील जो कि यहाँ आने हैं नहीं आ जाते। उनके बहस सुनने के बाद कोई भी डिसीजन सुनाया जाएगा। सेलेरियो यहाँ पर ड्यूक से कहता है कि हुजूर, बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, वे अंदर आना चाहते हैं। उन लोगों को बुलाया जाता है और एक लेटर ला कर के ड्यूक को दिया जाता है। ड्यूक अब उन लोगों से पूछते हैं, उन लोगों से कहते हैं जो वहाँ पर लेटर लाए हैं कि ये किस तरह का लेटर है। बेसेनियो इसी समय में एंटोनियो के पास जाता है, जब कि ड्यूक लेटर पढ़ रहे हैं। एंटोनियो के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई आप खुश रहो, परेशान मत हो, और तुम्हारा जीवन बचाने के लिए मैं अपना कुछ भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना किया, अब मेरी बारी है। इस पर एंटोनियो कहता है कि भाई मैं तो एक पके हुए फल की तरह से हूँ, और पका हुआ फल जिसका ये बिल्कुल पता नहीं कि कब गिर जाए, और ऐसा करना मेरी मृत्यु तो अब निश्चित है। आप एक पत्थर लिखवा लो, एक लेख लिखवा लो जो कि कब्र के पीछे लगा देना, कि जो मेरे बारे में जानकारी देता हो। अब यहाँ पर नेरिसा एंटर करती है। नेरिसा यहाँ पर क्लर्क के वेश में है और ये बात किसी को पता नहीं है। वह ड्यूक को लेटर देती है। लेटर, स्टूडेंट्स, ये काम पहले से हुआ है और ये लेटर इस समय पढ़ा जा रहा है। बेसेनियो शाइलोक से कहता है कि वह अपना चाकू क्यों तेज़ कर रहा है। शाइलोक इस बात पर बड़ा मन में मैल रख करके जवाब करता है कि वह अपनी पेनल्टी लेने के लिए अपना चाकू तेज़ कर रहा है। उसे एंटोनियो, जो कि दिवालिया हो चुका है, का 1 पाउंड मांस काटना है, और वह भी सीने के पास से। इस पर वह कहता है कि वह किसी अपने नाइफ को, स्टूडेंट्स, शार्पनिंग हिज नाइफ नॉट ऑन हिज सोल बट ही ऑन हिज SOUL सोल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सोल वर्ड का जो होमोफोन यूज़ किया गया है कि वह इस चाकू को यूज़
किसी जूते के तले काटने के लिए यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि वह खुद इससे अपनी आत्मा की हत्या करने वाला है। अब ड्यूक लेटर फिनिश कर चुके हैं पढ़ना, और लर्नेड डॉक्टर बेलेरियो के द्वारा जो वकील रेकमेंड किए गए हैं उनको बुलाया जाता है और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रवेश करती हैं। पोर्शिया और नेरिसा। पोर्शिया एक वकील के वेश में हैं और नेरिसा, जैसे कि अभी आपको बताया था, उनके असिस्टेंट के वेश में हैं। और यहाँ पर आकर के पोर्शिया एंटोनियो से पूछती हैं कि क्या आप तैयार हैं। एंटोनियो कहता है जी हाँ मैं तैयार हूँ। सारे सवाल जवाब किए जाते हैं बॉन्ड से रिगार्डिंग। शाइलॉक से पूछा जाता है कि क्या आपके पास बॉन्ड है, तो शाइलॉक कहता है हाँ ये मेरे पास बॉन्ड है। एंटोनियो से पूछा जाता है कि क्या आपने इस पर सिग्नेचर किए थे, तो इस बात को एंटोनियो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जो पोर्शिया है शाइलॉक से एक बड़ी मूविंग अपील करती है मर्सी की, कि दया एक बहुत अहम गुण है। दया ऐसा है जैसे कि रहमत की बारिश, जैसे कि ईश्वर की कृपा की बारिश आसमान से गिरती है और ये देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। ये दोनों को ही ब्लेस करती है, गिवर और रिसीवर दोनों को। स्टूडेंट्स, ये मर्सी पोएम आपको अलग से पढ़नी है और ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्सी पोएम का जो पूरा स्पीच है पोर्शिया का, उसे अपने वर्ड्स में लिखिए। तो आपको ये लिखना होता है, ये हम आपको आंसर शीट में अवेलेबल करा देंगे। वह कहती है कि कोर्ट को एंटोनियो के अगेंस्ट अपनी बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि एंटोनियो के पास जो बॉन्ड है वो शाइलॉक के पास जो बॉन्ड है वो लीगल है। शाइलॉक कहता है कि अब एंटोनियो को किसी भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को कवर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शाइलॉक कहता है कि मुझे न्याय चाहिए कोर्ट से, और पोर्शिया एंटोनियो से कहती है कि आप इस बॉन्ड को उतारने में नाकामयाब रहे हो। इसी समय बेसेनियो पोर्शिया को थोड़ा साइड में ले जाता है और ले जा करके कहता है कि वकील साहब, क्योंकि वह एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, वह ले जाकर कहता है कि वकील साहब अगर कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ख़राब करना पड़े तो कर दीजिए। अर्थात उसका यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कुछ ले देकर काम चल जाए तो आप हमारे केस को जिता दीजिए और जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। इस बात को सुन करके पोर्शिया नाराज़ होती है और वो कहती है कि ये लॉ के अगेंस्ट है, ये रूल्स के इथिक्स के अगेंस्ट है, वह ऐसा नहीं करेगी। और जब वह पोर्शिया कहती है कि जो बॉन्ड है लीगल है और एंटोनियो को अपने पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इस बात पर खुश होकर के शाइलॉक जंप लगाकर कहता है और गॉड ऑफ जजमेंट का नाम लेता है कि आज तो साक्षात डैनियल के दर्शन हो गए, आज तो यहाँ इंसाफ होने वाला है। अब यहाँ पर पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक अपना बॉन्ड निकालो और ज़रा दिखाओ। शाइलॉक बड़ी खुशी खुशी अपना बॉन्ड सामने रख देता है। पोर्शिया कहती है कि एंटोनियो बिल्कुल सीधा साफ क्लियर है कि आपका बॉन्ड एक्सपायर हो चुका है और आप पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाइए और अपना सीना खोल लीजिए। इस पर शाइलॉक चाकू लेकर के तेज़ी से आगे बढ़ता है एक पाउंड फ्लैश ऑफ एंटोनियोज हार्ट लेने के लिए। पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक, क्या आपने किसी सर्जन को बुला रखा है? सर्जन को इसलिए बुलाना क्योंकि जैसे ही आपका ये बॉन्ड पूरा हो वैसे ही एंटोनियो की चेस्ट की सर्जरी करने के लिए कोई वहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए। इस बात पर शाइलॉक कहता है कि या ये अगर बॉन्ड के अंदर लिखा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, चूँकि ये बॉन्ड में लिखा ही नहीं है तो आप ऐसा कर कैसे सकते हैं। और जीव अपनी बात पर अड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर पोर्शिया जो है केस को समझने की कोशिश करती है और ये बात सुन करके एंटोनियो बिल्कुल हिम्मत हार जाता है और वह कहता है कि भाई अलविदा, अब मैं चलता हूँ। और वह कहता है, लेकिन इस बात पर बेसेनियो बहुत सिंसियरली उससे कहता है कि वह अपना कुछ भी न्योछावर कर देगा और उसे इस तरह से मरने नहीं देगा। अब जीव जैसे ही एक पाउंड मांस काटने के लिए आगे बढ़ता है, पोर्शिया कहती है रुको। वह कहती है कि जब आप एक पाउंड मांस काटो तो क्या तुम्हारे पास तराजू तैयार है उसे तोलने के लिए? शाइलॉक कहता है हाँ। तो वह कहती है जब आप मांस काटो तो ये ध्यान रखना कि एक बूंद भी खून ना निकले।
खून इसलिए ना निकले क्योंकि खून एक बूंद की बात भी उसमें बॉन्ड में नहीं कही गई है। बॉन्ड में केवल मांस लेने की बात कही गई है, इसलिए बिल्कुल खून नहीं निकलना चाहिए। अब शाइलॉक परेशान हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसका बॉन्ड अब नेगेटिव जा रहा है। अब बेसेनियो उछल करके कहता है कि ओ अपराइट जज, और बहुत खुशी खुशी से कहता है आज तो वास्तव में न्याय के देवता के दर्शन हो गए हैं। अब इस बात पर हार कर शाइलॉक कहता है कि चलिए छोड़िए, मैं इस बॉन्ड को छोड़ देता हूँ और तुम मुझे 3000 डकेट्स दे दो। वह रेडी होता है मनी लेने के लिए, लेकिन और बेसेनियो भी तैयार है देने के लिए, लेकिन पोर्शिया कहती है स्टॉप, ऐसा आपको नहीं करना है। शाइलॉक जो कि एक नागरिक है ने दूसरे एक सज्जन नागरिक के अगेंस्ट इरादतन कत्ल करने का कोशिश की और इसके जुर्म में उस पर मुकदमा चलेगा। अब सारा पासा पलट जाता है। शाइलॉक परेशान है और एंटोनियो के चेहरे पर रिलीफ है। अब वह कहती है कि शाइलॉक की ज़िंदगी ड्यूक की मर्जी पर निर्भर है और शाइलॉक को अब समझ में आएगा कि दया क्या होती है। According to this law of Venice, half of his property will go to the citizen he was trying to kill. Students, I mean, पोर्शिया ये अपील करती है कि इसकी आधी जो संपत्ति है उस व्यक्ति को जानी चाहिए जिसे ये मारने की कोशिश कर रहा था, और आधी संपत्ति कोर्ट को जानी चाहिए। हालांकि ड्यूक इस बात को निरस्त कर देते हैं और कहते हैं कि कोर्ट को उनकी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस एक ट्रस्ट में वो आधी संपत्ति दे दी जाए जो कि कोर्ट को मिलनी थी, और वह जब तक संभाल कर रखी जाए जब तक कि उसकी डॉटर बालिग नहीं हो जाती है, जेसिका, और उसके बाद ये लॉरेंजो और जेसिका को दे दी जाएगी शाइलॉक की डेथ के बाद। शाइलॉक इस समय पूरी तरह से टूट चुका है, अटरली डिफीटेड है, और ये मुकदमा इस प्ले के अंदर बहुत अहम है, और ये मुकदमा एंटोनियो की जगह शाइलॉक पर लग जाता है, ऐसा लगता है। और उसे लगता है कि ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर अब एंटोनियो एक रिक्वेस्ट करता है कि शाइलॉक अपना धर्म बदल दे, कोर्ट ऐसा उसे बात कहे, और शाइलॉक के लिए ये धर्म बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। शाइलॉक पूरी तरह से टूट जाता है और वह कहता है कि मैं बीमार हूँ और जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन इस समय मुझे घर जाने दीजिए। स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि यह मुकदमा एंटोनियो जीत जाता है और पोर्शिया की सक्सेस आपके सामने है। अब इस सक्सेस पर उसको फ़ीस चाहिए एज ए लॉयर, तो यहाँ पर जो ड्यूक है जो एंटोनियो हैं, एंटोनियो को फ़ीस देनी है, वह उसको 3000 डकेट्स देता है। स्टूडेंट्स, वह 3000 डकेट्स को लेने से पोर्शिया मना कर देती है और वो कहती है मुझे तो ये रिंग चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। इसी समय ग्रेशियनो से नेरिसा भी रिंग मांगने लगती है और यह रिंग देने के लिए दोनों ही तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह रिंग उन्होंने अपने रिंग सेरेमनी में पोर्शिया और नेरिसा से मिली थी। अब यहाँ पर वो धर्म संकट में हैं कि क्या करें, लेकिन अब बेसेनियो सोचता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त एंटोनियो ख़तरे में पड़ा था, लेकिन अब वह सेल्फिश नहीं होगा और वह अपने ऊपर आने वाले किसी भी समस्या का सामना करेगा, लेकिन वह रिंग देने के लिए फ़िलहाल उस समय मना कर देता है, लेकिन उसके मन में लगातार ये बात जारी है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि यहाँ से दोनों वकील और उनके असिस्टेंट जा चुके हैं जो कि पोर्शिया और नेरिसा हैं, और ये मन में उनके बातें चल रही हैं ग्रेशियनो के और बेसेनियो के। अब वे डिसीज़न लेते हैं कि चलिए हम रिंग दे देते हैं, लेकिन इस समय तक वे लोग जा चुके होते हैं। बाकी देखेंगे आप एक्ट 4 सीन 2 में। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो सीन एक्ट 4 सीन 1 है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अपने इस एकेडमिक्स के सिलेबस को पूरा करने के लिए आप देखते रहिए, समझते रहिए, अटेंड करते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। एंड प्लीज़ अगेन सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपडेट रहिए अपने सिलेबस के साथ। थैंक्स, धन्यवाद।